हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वो मिक्सअप क्वेश्चन की हो जाएगी। इसमें इंटरनेट के क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन और एमएस वर्ड 2017 की सारी शॉर्टकट की मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। तो सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है, किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। ए हो जाएगा पहली पीढ़ी, बी हो जाएगा हमारी दूसरी पीढ़ी, सी हो जाएगा हमारी तीसरी पीढ़ी और डी हो जाएगा हमारा चतुर्थ पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी। तो देखिए सिंगल स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिंगल स्ट्रीम प्रोसेसिंग है ना, जो वह इस्तेमाल किया गया था दूसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है। किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फाइल फोल्डर टेबल, बी हो जाएगा फाइल इंडेक्स टेबल, सी हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल और डी हो जाएगा हमारा डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। क्या हो जाएगा? डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। क्या हो जाएगा? फाइल एलोकेशन टेबल। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? FAT। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि FAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल हमारा FAT का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं कि FFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FFT का फुल फॉर्म फाइल फोल्डर टेबल होता है और FIT का फाइल इंडेक्स टेबल, FT का फाइल एलोकेशन टेबल और DIT का होता है डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। पर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है। तो FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है। देखते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उनको देखते हैं। एक हो जाएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम। बी हो जाएगा बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ कई लोग ऑपरेट कर सकते हैं, कई कार ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बहुत से काम ऑपरेटिंग सिस्टम, बहु काम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ बहुत से काम को ऑपरेट कर सकता है। यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सत्य है। समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सत्य बात है और बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ बहुत से लोग चला सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। और सी ऑप्शन हो जाएगा बहुत काम यानी बहु काम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा फाइल सिस्टम यानी NIFS का पूर्ण रूप क्या है। फाइल सिस्टम NIFS का पूर्ण रूप क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा न्यू टाइप फाइल सिस्टम, बी हो जाएगा नेवर टर्मिनेट फाइल सिस्टम, सी हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और डी हो जाएगा नॉन टर्मिनेट फाइल सिस्टम। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। NIFS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? न्यू फाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम। क्या होता है? न्यू फाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा इंटरनेट के लिए आपका कंप्यूटर किसी से कनेक्ट होना चाहिए, यानी किससे कनेक्ट होना चाहिए। इंटरनेट के लिए आपका कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए। देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई भी नहीं, बी हो जाएगा हमारा इंटरनेट सोसाइटी, बी और सी हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और हमारा डी हो जाएगा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। तो देखिए हमको इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर किससे कनेक्ट करना पड़ता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट सर्विस ISP, इसको फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमको कंप्यूटर को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लिंक करना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। बस आप लोग क्लास को स्किप मत करिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिए ताकि हर जानकारी आप तक
पूर्ण रूप से पहुंच सके। हमारा एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है, देखते हैं। http://examsbook.com URL एड्रेस में डोमेन नेम क्या है डोमेन कोड क्या है, देखते हैं हमारा इनमें डोमेन कोड क्या है URL एड्रेस में। ये हो जाएगा हमारा http, भी हो जाएगा .com और C हो जाएगा www और हमारा D हो जाएगा एग्जाम बुक। तो आपको मालूम होना चाहिए URL कोड में हमारा डोमेन कोड क्या है, कॉम है, .com है, क्या है .com हमारा URL एड्रेस में डोमेन कोड है। डोमेन कोड क्या है इसमें, .com है, क्या है दोस्तों .com हमारा इसमें URL कोड है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा http://examsbook.com में URL एड्रेस में प्रोटोकॉल क्या है। अभी डोमेन नेम पूछा गया था, अब आपको प्रोटोकॉल बताना है। तो देखते हैं, ए हो जाएगा http, बी हो जाएगा हमारा .com आपको मालूम है हमारा डोमेन कोड हो जाएगा, और www ये देखते हैं, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोई इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा http, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है जिसमें URL एड्रेस में प्रोटोकॉल पूछा गया है। तो प्रोटोकॉल क्या है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्सेस या डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, यानी रिक्वेस्ट करता है, उसे खालिस्तान कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं। ए हो जाएगा सर्वर, बी हो जाएगा क्लाइंट, सी हो जाएगा रिसीवर और डी हो जाएगा सेंडर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्लाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है उसे क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपकी CPCT की तैयारी, आज हमारा 22 तारीख है और आज हमारा CPCT का लास्ट पेपर है, जो कि अभी कंडक्ट हो चुके होंगे, 2 बजे वाली शिफ्ट का होगा। इसके बाद हमारे एग्जाम पूरे कंडक्ट हो चुके होंगे। अब दोस्तों दिसंबर में हमारा फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक CPCT का एग्जाम नहीं दिया है वे हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उनके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। मैं अभी आपके लिए PDF क्रिएट करूँगा, PDF भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बस आपका सहयोग चाहिए। सहयोग ये कि अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहा जाता है। ईमेल एड्रेस में जो पहले वाला नाम होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी नाम होता है XYZ, कोई भी आपका भी नाम हो सकता है, तो उसमें पूछा गया कि ईमेल एड्रेस में पहले वाले नाम को क्या कहते हैं। ए हो जाएगा डोमेन, बी हो जाएगा यूजर ID और हमारा सी हो जाएगा रेंज और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले जो नाम लिखा रहता है वह आपका नाम भी हो सकता है, किसी संस्था का नाम भी हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस में पहले वाले नाम को क्या कहते हैं। तो यूजर ID कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजर ID कहते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा ट्रेंड माइक्रो क्या है। ठीक है, ट्रेंड माइक्रो क्या है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेंड माइक्रो क्या है। ए हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा यह एक वायरस प्रोग्राम है, सी हो जाएगा यह सिर्फ एक कार्यक्रम, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए ट्रेंड माइक्रो क्या है। तो ट्रेंड माइक्रो यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा उन वायरस का क्या नाम है। क्वेश्चन क्या है, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन का दिखावा करके डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने से मूर्ख बनाते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई वेबसाइट या वेब पेज पर जैसे ही जाते हैं कुछ ना कुछ डाउनलोड होने लगता है, तो वह यहाँ पर यही परिभाषा उसको दी गई है कि उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने को मूर्ख बनाते हैं। उसको बोलते हैं, ए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में आपको बताना है। ए हो जाएगा पटाखा, बी हो जाएगा हमारा ट्रोजन हॉर्स और सी हो जाएगा कृमि और हमारा डी हो जाएगा डी लॉगर। तो वे कौन सा हो जाएगा, वे ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह वायरस का नाम क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है जो कि कंप्यूटर में दिखावा करता है यूजर्स के सामने कि ये यूजफुल है और आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में
फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? ए हो जाएगा वुड वायरस, बी हो जाएगा मैक्रो वायरस और सी हो जाएगा एंटीवायरस और डी हो जाएगा हमारा फाइल वायरस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को मैक्रो वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैक्रो वायरस कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वायरस हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे मैक्रो वायरस कहलाते हैं। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है? तो ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है आपको बताना है। ये हो जाएगा हार्डवेयर, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा कमांड.com और डी हो जाएगा फ्राइडे 13। ठीक है, तो ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है? तो ये कमांड.com के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? कमांड.com के द्वारा ली हार्ड वायरस आपके अस्तित्व में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? तो कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस आपको बताना है। ये हो जाएगा हार्डवेयर है, ठीक है, बी हो जाएगा यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सी हो जाएगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डी हो जाएगा एक विंडोज टूल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटर में जो वायरस फैलता है उनको क्या बोलते हैं? उनको यह एक प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? एक कंप्यूटर के एक प्रोग्राम होते हैं। यह एक प्रोग्राम, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारा आंसर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ये भी आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह का प्रयास किए जाते हैं? इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ये क्वेश्चन है। आने की पूर्ण संभावनाएं, ए हो जाएगा हमारा कंप्यूटर वायरस, बी हो जाएगा फिशिंग स्कैम और हमारा सी हो जाएगा स्पायवेयर स्कैम और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख लोगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स। क्या बोलते हैं? फिशिंग स्कैम्स इसको बोलते हैं। ठीक है, गलत जानकारी बताकर आपकी जानकारी प्राप्त करने को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा टाइम बॉम्ब कब होता है? टाइम बॉम्ब कब होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा एक विशेष तर्क और डेटा के दौरान, बी हो जाएगा किसी विशेष डेटा या समय के दौरान, सी हो जाएगा किसी विशेष समय के दौरान और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए टाइम बॉम्ब कब होता है? किसी विशेष डेटा या समय के दौरान। कब होता है? किसी विशेष डेटा या समय के दौरान, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी और आप हमारे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट के बताने जाएंगे जो कि आपके कंप्यूटर में बहुत ही यूजफुल है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए हुए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए PDF क्रिएट करेंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे और प्रतिदिन एक नया डेटा आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा कुछ वायरस के डायलेट पेलोड को कहा जाता है? कुछ वायरस के डायलेट पेलोड को कहा जाता है। ए हो जाएगा टाइम, बी हो जाएगा एंटीवायरस, सी हो जाएगा हमारा बॉम्ब और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉम्ब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? क्वेश्चन क्या है? पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? देखते हैं। ए हो जाएगा ब्रेन, बी हो जाएगा क्लोनर और हमारा सी हो जाएगा माइंड और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए बूट सेक्टर वायरस क्या है? पहला तो ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है हमारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा पहला कंप्यूटर वायरस का नाम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला कंप्यूटर वायरस का नाम पूछा गया है। ए हो जाएगा द फेमस, बी हो जाएगा परम, सी हो जाएगा हमारा हेडलर और डी हो जाएगा हमारा क्रीपर। तो क्रीपर हमारे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? क्रीपर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है ISDN का पूरा नाम पूछा गया है। तो ISDN का पूरा नाम बताए, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल सर्वर डिजिटल नेटवर्क, बी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सुपर डिजिटल नेटवर्क और सी हो जाएगा हमारा इंटरनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क और डी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ISDN
DN का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्या हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा .NET डोमेन नेम इनमें से किससे संबंधित है। तो .NET डोमेन नेम किससे संबंधित देखते हैं। .NEM डोमेन नेम ए हो जाएगा व्यापार, बी हो जाएगा शिक्षा, सी हो जाएगा देश और डी हो जाएगा नेटवर्क। तो आपको मालूम होना चाहिए नेट लिखा है तो नेटवर्क से संबंधित हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर EDU होता तो एजुकेशन से संबंधित होता। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जीमेल हमें फ्री कितनी स्टोर कैपेसिटी प्रदान करता है। तो जीमेल आपकी एक ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव सबके मोबाइल में होगी, तो आप देख सकते हैं। तो जीमेल हमें फ्री में कितनी कैपेसिटी स्टोर करने के लिए प्रदान करता है। तो 15 GB करता है। कितनी करता है। 15 GB तक आप फ्री में कोई भी पे आउट करते हुए आप वहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन है हमारा, जीमेल में आप मेल भेजने के लिए किस फंक्शन का चयन करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की बात कर रहा है, जैसे ही आप किसी को मेल भेजना चाहेंगे तो सबसे पहले किस ऑप्शन का यूज करेंगे। कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हो जाएगा कंपोज, बी हो जाएगा सिग्नेचर, सी हो जाएगा अटैचमेंट और डी हो जाएगा हमारा कोई नहीं। आपको मालूम होता है जैसे ही आप जीमेल पे अपनी मेल भेजना चाहते हैं सबसे पहले स्टेप आपका होता है कंपोज। क्या होता है कंपोज। कंपोज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर आपका यूजर नेम ID आ जाएगी, नीचे जिसको आपको मेल करना है उसका आपको मेल वहां पर फिट करना हो या फिल करना होगा, ठीक है। और सिग्नेचर आप जानते हैं ये कुछ अलग ही सिस्टम है। अटैचमेंट, अगर आप फाइल को अटैचमेंट करते हैं, अगर आपको मेल के साथ कुछ भेजना है तो अटैचमेंट ऑप्शन पर आप जाते हैं। कुछ इस तरह का वहां पर इंटरफेस होता है अटैचमेंट का। ये साइन अप है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट कंपनी किस देश की कंपनी है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्लिपकार्ट कंपनी किस देश की कंपनी, ए हो जाएगा भारत, बी हो जाएगा अमेरिका, सी हो जाएगा जर्मनी और डी हो जाएगा चीन। तो फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वह भारत की कंपनी है। किसकी कंपनी है। भारत, यानी अपने देश इंडिया की कंपनी है, ठीक है दोस्तों। फ्लिपकार्ट हमारी इंडिया की कंपनी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा गूगल क्रोम इंटरनेट की दुनिया में कब आया था। तो गूगल क्रोम इंटरनेट की दुनिया में कब आया था, ये क्वेश्चन सारे करा चुका हूँ, बस मिक्सअप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके पास दोबारा इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो गूगल क्रोम इंटरनेट पर कब आया था आपको देखना है। 2006, 2007, 2008, 2010। तो कब आया था। 2008 में गूगल क्रोम इंटरनेट की दुनिया में आया था। कब आया था। 2008 में गूगल क्रोम इंटरनेट की दुनिया में आया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है। तो वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली वेबसाइट देखते हैं। ए हो जाएगा C++, बी हो जाएगा हमारा जावा, सी हो जाएगा HTML, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सारी उच्च स्तरीय लैंग्वेज हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज है सारी की सारी C++, जावा और HTML। पर यहाँ पर क्वेश्चन है वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो HTML का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। HTML का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओपरा मिनी है। ओपरा मिनी क्या है आपको बताना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजर, सी हो जाएगा सर्च इंजन और डी हो जाएगा नेटवर्क। तो ओपरा मिनी क्या है। ओपरा मिनी एक इंटरनेट ब्राउजर है। क्या है ओपरा मिनी। एक इंटरनेट ब्राउजर है। ये आपके मोबाइल में भी होता है, आप इसको मोबाइल में भी स्टोर कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर या PC पर भी इसको चला सकते हैं। ओपरा मिनी, ओपरा मिनी क्या है। एक इंटरनेट ब्राउजर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा इनमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसे सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ व्यापारियों से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। आप जानते होंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसे सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ व्यापारियों को जोड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है। हो जाएगा हमारा ट्विटर, भी हो जाएगा लिंक्डइन और सी हो जाएगा हमारा टम्बलर और डी हो जाएगा व्हाट्सअप। तो कौन सी है। लिंक्डइन, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है। एक सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ व्यापारियों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हम अगला जो क्वेश्चन है वह है, जब भी कोई यूजर किसी
वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज कहलाता है, यानी कहते हैं मुख्य पेज को। ए हो जाएगा डेड एंड, बी हो जाएगा होम पेज, सी हो जाएगा फ्रंट पेज और डी हो जाएगा बैक एंड पेज। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी यूजर या आप और हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस मुख्य पेज को क्या बोलते हैं, उस मुख्य पेज को बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है, यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो जाएंगे, सारे शॉर्टकट की। ये एमएस वर्ड के शॉर्टकट की हैं जो आपको 1 से 2 नंबर दिला सकते हैं। आप इनको भी एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो क्लास को पुश करिए, इनको नोट करिए। कंट्रोल सबसे पहला आप देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट मैं बोलता जाऊँगा। जो 1 नंबर का हमारा जो शॉर्टकट की है वो हो जाएगा कंट्रोल डी, जिससे हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और इसके बाद है कंट्रोल डी के साथ सेव चार्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए भी उपयोग किया। देखिए यहाँ पर कंट्रोल डी के 2 उपयोग हैं। कौन सा? एक तो हो जाएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, और एक और कंट्रोल डी का उपयोग होता है शेप या चार्ट जो कि आप एमएस वर्ड पर बनाते हैं तो उसको डुप्लीकेट बनाने के लिए, एक और बनाने के लिए, यानी कंट्रोल डी का यूज करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से सारा टेक्स्ट बीच यानी सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल एफ से फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है? फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं हमारा 5वें नंबर का कंट्रोल जी को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो गूगल एंड फाइंड रिप्लेस गो टू का ऑप्शन खुल जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर का आप देख रहे हैं कंट्रोल एच, इससे रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पर डायरेक्ट फंक्शन कौन सा एक्टिव हो जाएगा? रिप्लेस का, कंट्रोल एस दबाने से। ठीक है। कंट्रोल एस से कौन सा होगा? रिप्लेस का। इसके बाद कंट्रोल आई 7वें नंबर का देखिए, इससे इटैलिक हो जाती हैं, जो हमारे वर्ड होते हैं वे तिरछे हो जाती हैं, थोड़े इटैलिक हो जाती हैं। बराबर देखिए यहाँ पर है बराबर रेंड कोष्टक दोनों तरफ से बना हुआ मैटर आ जाता है, एक पैराग्राफ आ जाता है। आप इन सबको अपने स्क्रीन उस पर एमएस वर्ड पर इनको एक एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। बराबर रेंड दोनों की तरफ से कोष्टक बंद करना, एक पैराग्राफ आपके पास बनाया आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 9th नंबर का कंट्रोल जे से क्या होता है? जस्टिफाई। दोनों तरफ से आपका जो आपने मैटर टाइप किया है वह एक सा हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल के हाइपर लिंक आ जाएगा। हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का यूज करते हैं। कंट्रोल एम का इनक्रेस इंडेंट, यानी पूरा ग्राफ जो पूरा एक पैराग्राफ है वह राइट साइड चला जाएगा, धीरे धीरे राइट साइड चला जाएगा। आप इन सारी शॉर्टकट की को एक बार जरूर प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक है। कंट्रोल एम से क्या होगा? इंक्रीज इंडेंट, यानी पूरा पैराग्राफ राइट साइड चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम 12वें नंबर का देखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम से डिक्रीज इंडेंट, यानी जैसे ही आप राइट साइड इसको ले जाएंगे वापस अगर आपको वैसा ही करना है तो डिक्रीज इंजन के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज करेंगे। इसके बाद देखते हैं 13वें नंबर का कंट्रोल ओ फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस आपको मालूम चाहिए सेव करने के लिए, और शिफ्ट प्लस एंड से क्या होगा? पूरी एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर आगे रखें। ठीक है। जैसे ही आप शिफ्ट एंड का यूज करेंगे तो पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए ऊपर उसके लिए शर्त यह कर्सर को आगे रखना पड़ेगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारा 16वें नंबर का शिफ्ट प्लस होम। पूरी लाइन को पीछे से सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को पीछे होना चाहिए। ये शर्त हैं, आप इनको भी देखकर कर सकते हैं। इसके बाद होम की को प्रेस करने से लाइन के शुरू में आ जाएंगे, एंड की को प्रेस करने से लाइन के अंत में आ जाएंगे, और यहाँ पर कंट्रोल जो सिम्बल दिख रहा है फॉन्ट साइज को कम करने के लिए होता है। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।